हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप यू ऑल आर फाइन एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड नीट एग्जाम के पीवाई के डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड आज का जो हमारा सेशन है वो अपकमिंग नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो अपने इस क्लास को मैक्सिमम शेयर जरूर कर देना है। आइए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आज के हमारे सेशन का उसमें क्या पूछा हुआ है, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ। इन्होंने ये कहा है फिजिकल इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्स यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जैसे तीन लॉज है मोशन के, उसमें से कौन सा लॉ क्या होता है कि फोर्स को डिस्क्राइब नहीं करता, ये कहना चाहते हैं। अगर आप ना फर्स्ट लॉ की बात करो, फर्स्ट लॉ में ये कहा गया है अगर एक ऑब्जेक्ट ना रेस्ट पे है या वो यूनिफॉर्म मोशन में यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, वो तब तक उन दोनों पोजीशन में रहेगा जब तक क्या रहेगा, यानी कि या तो रेस्ट की पोजीशन पे रहेगा या वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट किया जाए। यहां सिर्फ ना एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं, यहां पे मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करो, वहां पे ना फोर्स को एक वेक्टर फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है कि वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। जिस बॉडी का लीनियर मोमेंटम जितने अमाउंट से चेंज होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब है वहां पे आपको ना एक्सटर्नल फोर्स की नॉलेज आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कंसीडर करके। और फाइनली न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में तो ये सिंपली बताया हुआ है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि जितना मैग्नीट्यूड एक्शन का होगा एग्जैक्टली उतना ही मैग्नीट्यूड रिएक्शन का होगा, बस उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। क्यों? क्योंकि एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करते हैं। और फोर्स को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये फोर्स को डिस्क्राइब नहीं करता, यानी कि ना तो उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में बताता ना ही उसकी डायरेक्शन के बारे में बताता। होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज, एक फुटबॉल प्लेयर है वो ना साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहा है और सडनली उसने जो अपनी डायरेक्शन है वो ना ईस्ट वर्ड कर लिया सेम स्पीड से। स्पीड सेम रही है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। द फोर्स दैट एक्ट ऑफ द प्लेयर विद टर्निंग इज, बेसिकली यहां पे ना जो फोर्स प्लेयर पे एक्ट करेगा वो उसके ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि जैसे ही उसकी ना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुई है, यानी कि उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हुई है। वेलोसिटी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है और जब वेलोसिटी के अंदर चेंज ऑब्जर्व होएगा यानी कि ऑब्वियसली मोमेंटम भी तो चेंज होगा, क्योंकि मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी के। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। होप आपको ये समझ में आया होगा। और न्यूटन सेकंड लॉ और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फोर्स के साथ रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको ना यहाँ पे मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज को कंसिडर करना पड़ेगा, यानी कि कितना मोमेंटम चेंज हुआ। अगर आप ध्यान से देखो जरा, एक फुटबॉल प्लेयर ना साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट है और ये फाइनली वेस्ट बन जाएगा। अब इनिशियली जो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो ना साउथ के अलोंग है, तो कुछ इस तरीके से वो ना मूव कर रहा है। जो इनिशियल उसका ना वेलोसिटी वेक्टर है वो ना साउथ डायरेक्शन में है, यानी कि ये है आपके पास ना v1 वेक्टर आ जाएगा। और उसने ना अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया लेकिन स्पीड को सेम रखा एंड टर्न ईस्टवर्ड, और फाइनली उसने अपनी डायरेक्शन को ना ईस्ट डायरेक्शन में टर्न कर लिया, यानी कि जो उसका ना वेलोसिटी वेक्टर है v2, उसको अगर आपको ना रिप्रेजेंट करना हो तो v2 को आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, वो एक ऐसा वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड तो ना v1 के बराबर रहेगा लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, ईस्ट डायरेक्शन में रहेगी। द फोर्स, अब जरा ध्यान से देखना, जब आपको ना फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फोर्स किसको रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को। और मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास तो क्या रहेगा, उस प्लेयर का सेम रहेगा। सो ये किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, सिंपली
ये आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप यहां पे ना फोर्स को लिखना चाहते हैं तो फोर्स को, अब आप ना वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज अगर आप बात करते हो फाइनल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर में से इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या करना पड़ेगा, आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। द फोर्स दैट एक्ट ऑफ द, हमको सिर्फ यहां पे ना फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। अब सबसे पहले तो ना V2 में से V1 जब आप ना सब्ट्रैक्ट करोगे, सबसे पहले तो आप ना एक वेक्टर को हमको पता, हम उसके ना पैरेलल डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो V2 को जब इसके पैरेलल डिस्प्लेस करोगे, आप ना V2 को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देना, ये वेक्टर आपके पास बन जाएगा V2 वेक्टर। और ऐसे ही जब आप ना V1 वेक्टर को उसके पैरेलल डिस्प्लेस करते हो तो आपके पास कौन सा वेक्टर आता है, यानी कि आप ना V1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कुछ इस तरीके से, यानी कि यहां पे आपके पास वेक्टर आ जाएगा माइनस में V1। अब देखना जरा ध्यान से V2 माइनस V1। अब जो यहां पे ना सॉरी माइनस V1 वेक्टर है, जो उसका हेड है वो V2 वेक्टर की टेल के साथ कनेक्ट है। तो माइनस V1 वेक्टर का जो टेल है उसको सिंपली V2 वेक्टर के हेड से अगर आप कनेक्ट कर देते हो तो ये नहीं ना चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। V2 माइनस V1 को क्या करेगा, ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। और ये डायरेक्शन बेसिकली कौन सी है, ये ना नॉर्थ और ईस्ट प्लेन वाली डायरेक्शन है। तो इसका आंसर आ जाएगा अलोंग नॉर्थ ईस्ट। क्या आंसर आ जाएगा इसका, अलोंग नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये जो फाइनल वेक्टर है जो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि मोमेंटम के चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ना नॉर्थ और ईस्ट के इन बिटवीन आया है, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के इन बिटवीन आया, तो यह आ जाएगा अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, एक बुलेट है, एक बुलेट को ना गन से फायर कर दिया, एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक के अंदर उसने पेनिट्रेट कर दिया, और इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी जो दे रखी है बुलेट की वो आपको दे रखी है u। कुछ इस तरीके का ना सिनेरियो है, यहां पे एक ना बुलेट है जो इसने वुडन ब्लॉक के साथ स्ट्राइक किया u वेलोसिटी के साथ। When bullet travel through the block along its length horizontally, velocity of bullet becomes u by 3। और फाइनली जब ये इसके अंदर ना पेनिट्रेट करेगा तो यहां पे जाके जो इसकी ना फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी, यहां पे अगर आप ना फाइनल वेलोसिटी को वेक्टर v से रिप्रेजेंट कर देते हो इस ब्लॉक के इनसाइड, तो वो बन जाएगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी का 1/3। होप आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये डायग्राम है, जो एक बुलेट ने ना इसको ना पेनिट्रेट कर दिया वुडन ब्लॉक को, इनिशियल वेलोसिटी u है, और जब उसको पेनिट्रेट कर देगी तो उसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी का 1/3 बन जाएगी। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देन इट फर्दर पेनिट्रेट इनटू द ब्लॉक इन द सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। और फाइनली ये बुलेट ना इस ब्लॉक के अंदर पेनिट्रेट करती जाएगी जब ये फाइनली रेस्ट पे ना आ जाए, एग्जैक्टली एट द अदर एंड ऑफ द ब्लॉक। यानी कि ये इस ब्लॉक के अंदर ना ट्रेवल करती हुई रेस्ट पे कब आएगी, जब ये इस ब्लॉक के ना दूसरे एंड पे हिट करेगी फाइनली। अगर आप इसको ना फर्दर ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, यहां पे जब ये बुलेट फाइनली यहां पे चली जाएगी, यहां पे जाके ये क्या करेगी ना, रेस्ट पे आ जाएगी, यानी कि यहां पे जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी इस बुलेट की, इस ब्लॉक के वेल इनसाइड। द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक इज, अब मान लीजिए इस ब्लॉक की टोटल लेंथ को अपना कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हो, ये वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। अब देखना जरा ध्यान से, लेंथ हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिकम्स u by 3। आपको ना इनिशियल वेलोसिटी का नॉलेज है और एक फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आपको ना इसकी ना फाइनल वेलोसिटी पता है। तो अगर आप यहां से ना एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, क्या हम एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? अच्छा, यहां पे ना जैसे ट्रेवल के बाद लिखा हुआ है सेंटीमीटर लिखा हुआ है, एक बार मैं ये देख लेता हूं कि कितना डिस्टेंस आएगा। यहाँ पे ना स्टेटमेंट में मुझे एक ना न्यूमेरिकल वैल्यू ना कम नजर आ रही है, एक बार मैं वो वैल्यू चेक कर लेता हूं। 24 सेंटीमीटर आएगा यहाँ पे आप ना नोट कर लेना, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी
वो आएगी 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर ट्रेवल करने के बाद जो उसकी वेलोसिटी बन जाती है वो v बन जाती है। सो अगर आप ध्यान दो यहां पे कितना डिस्टेंस, अगर आप s से रिप्रेजेंट करो डिस्टेंस को, वो तो है 24 सेंटीमीटर। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू u के इक्वल है और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, इसका ना 1/3 है। तो हम यहां से ना सॉरी एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक्सेलेरेशन की वैल्यू बेसिकली ना वेलोसिटी की टर्म्स में आएगी और हम यहां पे ना अजम्पशन लेके चलते हैं लेट कि जो इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो एक्सेलेरेशन है ना, मान लीजिए एक्सेलेरेशन ए है, उसको आप ना कांस्टेंट मान के चलते हो। एक्सेलेरेशन को क्या मान के चलते हो, कांस्टेंट मान के चलते हो। सो अगर आप यहां पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हो, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल टू ये बन जाएगा 2as। इसका मतलब क्या हुआ, v की वैल्यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का 1/3 है, तो ये बन जाएगा u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 या सिंपली u बाय 3 का स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्सेलेरेशन सॉरी, और डिस्टेंस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। यहां से जो आपको एक्सेलेरेशन की वैल्यू मिलती है वो वैल्यू ना नेगेटिव में मिलती है। क्यों, धीरे धीरे ना वो जो बुलेट है वो ना स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, ब्लॉक के अंदर का जो मैटर है वो उसको क्या करेगा, ओपोज ऑफर करेगा। बस इसमें सिचुएशन ये है कि जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या, सॉरी एक्सेलेरेशन है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी इस प्रोसेस के दौरान। सो एक्सेलेरेशन की वैल्यू जो कांस्टेंट आएगी वो कितनी आएगी, माइनस में ये वैल्यू बन जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 48, और ये आपके पास बन जाएगा, ये आपके पास फाइनली कितना बन जाता है, नेगेटिव तो ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा 8 u स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फर्दर अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हो तो फर्दर आप इसको ना 4 पे कैंसिल कर सकते हो, 4 ये 2 पे चला जाएगा, या सिंपली माइनस में u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 54, 8 6 या 48 होता है ना। तो हमको उसकी ना एक्सेलेरेशन की वैल्यू पता चल गई और वो नेगेटिव एक्सेलेरेशन है। नेगेटिव एक्सेलेरेशन का क्या मतलब है, जो बुलेट की मोशन है वो ना रिटार्डेड मोशन है, धीरे धीरे वो ना स्लो डाउन होती चली जाएगी। फाइनली देन इट फर्दर पेनिट्रेट इनटू द ब्लॉक एंड सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू रेस्ट एट द अदर एंड। यहां पे जाके उसकी ना फाइनल वेलोसिटी 0 बन जाएगी। अब आपके पास ना दो ऑप्शन है, या तो उसकी मोशन को अपना यहां से लेके ना यहां तक स्टडी कर लो कंप्लीटली, या उसकी मोशन को अपना यहां से लेके यहां तक भी स्टडी कर सकते हो। बस उसके लिए सिंपल आपको ना क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ना इसकी वैल्यू आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, यानी कि ब्लॉक की जो लेंथ है उसमें से 24 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं अगेन टू फाइंड कैपिटल एल, यानी कि हमको ना ब्लॉक की लेंथ फाइंड आउट करनी है। टू फाइंड एल वी हैव, हम इसका ना एक तो इनिशियल सिचुएशन एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमको पता चली गई है, हम इसकी ना इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की टर्म्स में ही मेजर करेंगे सॉरी, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू u बन जाएगी। अगेन जो उसकी ना फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल जो उसकी वेलोसिटी है उसकी वैल्यू 0 बन जाएगी, और जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा वो रहेगा ब्लॉक की लेंथ। एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपको पता ही है। सो यहां पे आप क्या करोगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जब आप यहां पे ना यूज करते हो आपको ना क्या वैल्यू मिलती है, कैसे करोगे, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस में इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी तो उसकी 0 है, यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस में इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू u स्क्वायर है इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपको पता है u स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो ये बन जाएगा u स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा 27, और यहां पे आ जाएगा आपके पास s, और s की वैल्यू कितनी बन जाएगी, लेंथ के इक्वल। इसका मतलब माइनस से माइनस कैंसल, लेंथ ऑफ द ब्लॉक ये आ जाएगा आपके पास 27 सेंटीमीटर, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन। यहां पे ध्यान रखना 24 सेंटीमीटर ऑप्शन में, वो आपने नोट कर लेना है। आप इसको ना यहां से भी ऑब्जर्व कर सकते हो, यहां पे इस वेलोसिटी की वैल्यू आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आपको पता है, और ये डिस्टेंस क्योंकि ना यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना था 24 सेंटीमीटर, तो लेंथ में से आपने 24 को सब्ट्रैक्ट करके वो पैरामीटर भी यूज आप कर सकते हो।
जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करना, आप ना यहां से लेके यहां तक की मोशन के बेस पे भी सोल्व कर सकते हो, डाटा आपके पास ऑलरेडी है ही है। आप ट्राई कर लेना, अगर फर्दर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना मैसेज के थ्रू। होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या सिचुएशन गिवन है, एक स्टोन को ना एक हाइट से ड्रॉप किया गया, वो हाइट कितनी दे रखी है आपको ना, एच दे रखी है। कुछ इस तरीके का ना सिनारियो है, ये यहां पे एक स्टोन है, इसको ना थ्रो किया गया सिंपली, कितनी हाइट से, एच हाइट से। इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, इट हिट द ग्राउंड विद ए सर्टेन मोमेंटम पी। अब जब इसको ना ड्रॉप किया गया तो ये अंडरस्टूड है, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू को हम ना जीरो कंसीडर करेंगे। जब जैसे ही ये बॉल या ये स्टोन, जब ये स्टोन ना ग्राउंड पे हिट किया, इन्होंने बोला कितने मोमेंटम के साथ हिट किया, पी मोमेंटम के साथ। मान लीजिए इस ब्लॉक का मास एम है, तो ये बन जाएगा एम इंटू इसकी फाइनल वेलोसिटी वी। और अगर एक ब्लॉक को ना, या एक बॉल को या एक स्टोन को एच हाइट से थ्रो करते हैं तो वो कितनी हाइट के वेलोसिटी के साथ ग्राउंड पे हिट करता है, ये बन जाएगा अंडर रूट 2gh। तो हमने गिवन वर्टिकल डिस्टेंस के टर्म्स में इसकी ना फाइनल वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर ली, मोमेंटम आपको पता चल गया इसका। इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट 100% मोर देन द प्रीवियस हाइट, द मोमेंटम व्हेन इट हिट द ग्राउंड विल चेंज बाय। इस इनिशियल मोमेंटम को, मान लीजिए इस इनिशियल मोमेंटम को P1 से हम एक्सप्रेस कर देते हैं। अब और कोई पैरामीटर तो हमारे पास नहीं है। अब इन्होंने ये कहा है, अगर आप ना, ये तो इसका ना फर्स्ट केस है, ये इसका फर्स्ट केस है। अब जो सेकंड केस है उसमें क्या सिचुएशन गिवन है, इस केस में क्या सिचुएशन गिवन है, इन्होंने ये कहा है कि जो हाइट है ना वो 100% मोर है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे हम हाइट ना h2 कंसीडर करेंगे तो ये रहेगा गिवन हाइट का, जो पहले हाइट यूज की थी इसका ना 100% ऑफ h1, 100% ज्यादा है, तो ये सिंपली आपके पास बच जाएगा ट्वाइस ऑफ h। द मोमेंटम व्हेन इट हिट द ग्राउंड इज चेंज बाय। अब सबसे पहले तो हम ना फाइनल मोमेंटम की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, P2 की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, सिंपली ये बन जाएगा, मास तो स्टोन का सेम है और फाइनल वेलोसिटी को मान लीजिए यहाँ पे v2 से एक्सप्रेस किया, इनिशियली हमने v से एक्सप्रेस किया था, तो ये आपके पास बन जाएगा m इंटू अंडर रूट के अंदर ये बन जाएगा 2gh, और h की वैल्यू आपके पास कितनी है इस बार, ट्वाइस ऑफ h है। ओवरऑल आपके पास ये क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ m और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा आपके पास gh। अब आपको ना मोमेंटम के अंदर ना परसेंटेज चेंज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मोमेंटम के अंदर जो परसेंटेज चेंज है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय, और ये चेंज हम ना P1 के रिस्पेक्ट में ही कंसीडर कर लेते हैं। क्या पूछ रखा, द मोमेंटम व्हेन इट हिट द ग्राउंड विल चेंजेस बाय, परसेंटेज मोमेंटम चेंज की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है सिंपली। सो फाइनल मोमेंटम की वैल्यू, P2 की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बन जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ m 2gh, 2gh, और h की वैल्यू ऑलरेडी वो थी ही आपके पास। यहां से आप ना क्या वैल्यू कॉमन ले पाओगे, एक तो आप ना यहां से ना m कॉमन ले सकते हो, और एक आप यहां से ना अंडर रूट g कॉमन ले सकते हो, और फाइनल जो आपके पास आंसर बच जाएगा वो क्या रहेगा, जो परसेंटेज आप चेंज कंसीडर करते हो वो किसके रिस्पेक्ट में करोगे, सॉरी P1 के रिस्पेक्ट में ही करोगे ना ओवरऑल। ये वैल्यू होनी चाहिए, स्टिल इज इक्वल टू m अंडर रूट gh, ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 2 माइनस में अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, और इसको मल्टीप्लाई कर देना अपने 100 से, स्टिल इज इक्वल टू। जब आप इसको ना ओवरऑल सोल्व करते हो तो आपको ना क्या वैल्यू मिलती है यहां पे, अंडर रूट 2 माइनस 1 इंटू में क्या है 100,
तो इसको फर्दर जब आप सोल्व करोगे, अंडर रूट 2 को मैंने कॉमन ले लिया न्यूमिनेटर से, 41% इज द रिक्वायर्ड आंसर। 41% इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्योंकि ना जब आप रूट 2 के वैल्यू खोलोगे वो बनेगा 1.41। 1.41 में से ना 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 0.41। 0.41 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 41% आ जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज 1 किलोग्राम मास का एक ऑब्जेक्ट है, एक वॉल पे टकराया एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, कुछ इस तरीके से। ऐसे ये वॉल पे हिट किया, एंगल भी गिवन आपको। जो वॉल का नॉर्मल है ना उसके रिस्पेक्ट में एंगल मेजर करेंगे। जो इनिशियल वेलोसिटी है, मान लीजिए ये v1 वेलोसिटी वेक्टर है, v1 वेलोसिटी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1 मीटर पर सेकंड गिवन है। कितनी एंगल पे, 60 डिग्री का एंगल पे हिट किया, एंड रिफ्लेक्ट एट द सेम एंगल, क्योंकि और उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगा ये ना, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, मान लीजिए v2 वेलोसिटी के साथ। इफ इट रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद द वॉल फॉर 0.1 सेकेंड, यानी कि जो डेल्टा टी है ना, टाइम इंटरवल है, वो है 0.1 सेकेंड। इट इज द टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ बॉल विद द वॉल। कितने टाइम के ये ना वॉल के कॉन्टेक्ट में रहा वो बताया हुआ है। देन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल इज, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। फोर्स कितना एक्सर्ट करोगे, यहां पे सिंपल ना न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करेंगे। एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्योंकि कितना फोर्स इस ऑब्जेक्ट ने ना वॉल पे एक्सर्ट किया, जितने अमाउंट से इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। अब मोमेंटम की अगर आप बात करते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सॉरी, अगर आप ना फाइनल मोमेंटम की बात करते हो, आपने यहां पे ना वेलोसिटी को कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेना है। वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट कितना बन जाएगा, v2 कोसाइन 60 डिग्री, और प्लस में ये बन जाएगा v1 कोसाइन 60 डिग्री। और ये जो फाइनल वेलोसिटी है जो फाइनल वेलोसिटी है ना, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल एंड रिफ्लेक्ट एट द सेम एंगल। हम ये मान के चल सकते हैं ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी क्या रहेगी, जिस वेलोसिटी से वो वॉल पे टकराया था ऑब्जेक्ट। अब अगर आप इनके ना वर्टिकल कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, मान लीजिए जैसे ये है, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, ये बन जाएगा v2 सॉरी साइन 60, और ये आपके पास बन जाएगा v1 साइन 60। ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। सो ओवरऑल अगर आप यहां पे फाइनल मोमेंटम कंसीडर करते हो, क्योंकि वेलोसिटी का यहां मैं लिख देता हूं, ये चीज ना अंडरस्टूड है, ये बात आपने ध्यान रखना है। जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है 1 मीटर पर सेकंड, इस बात का आपने ध्यान रखना है। फाइनल मोमेंटम की जब आप बात करते हो, और यानी कि ये बन जाएगा आपके पास m v2, और उसका ये कंपोनेंट है जो कितना बन जाएगा, कोसाइन 60 डिग्री। और क्योंकि ना एक ही डायरेक्शन में तो ये ऐड हो जाएंगे दोनों, प्लस ये बन जाएगा m v1 कोसाइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय कितने टाइम के लिए ऐसा हुआ, 0.1 सेकंड के लिए। अब आपको ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन पता है इसके बाद का ना। अब जैसे कोसाइन 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, उसको 2 बार ऐड करोगे तो न्यूमरेटर में सिंपल ये बन जाएगा आपके पास m, कॉमन ले लेना बेशक आप,
V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ 0.1। कोसाइन 60 साइन 30 के इक्वल होता है। मास की वैल्यू ना 1 किलोग्राम के अंदर गिवन है। वेलोसिटी की वैल्यू को डबल कर देना, 1 मीटर पर सेकंड तो ये 2 मीटर पर सेकंड बन जाएगा, डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ये बन जाएगा 0.1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 सॉरी एट एन एंगल 60 डिग्री विद द बॉल। 60 डिग्री विद द बॉल है तो ये एंगल तो आपको ना 30 कंसीडर करना पड़ेगा। एक यहाँ पे हम पे ना मिस्टेक होगी है, ये वाला एंगल आपको ना 60 गिवन है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये तो 30 डिग्री हो जाएगा ना। कितना एंगल हो जाएगा ये 30 डिग्री, इस बात का अपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी यह आ जाएगा V2 कोसाइन 30, ये बन जाएगा V2 कोसाइन 30, V1 साइन 30 और ये भी बन जाएगा V2 साइन 30। तो यहां पे आपको एंगल कंसीडर करना पड़ेगा 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल आपको कंसीडर करना पड़ेगा। और जब आप 30 डिग्री कंसीडर करोगे वो साइन 60 डिग्री के इक्वल बन जाएगा, यानी कि √3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसके बाद देख लीजिए कैसे सोल्व करोगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये सिंपली आ जाएगा 10 √3 और इसका जो आंसर आएगा क्योंकि फोर्स है तो ये न्यूटन में आ जाएगा 10 √3, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। ध्यान रखना ये जो 60 डिग्री है ना विद द वॉल है, तो वॉल के साथ अगर 60 डिग्री पे आएगा तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल रह जाएगा, आपने सिंपली 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देना तो 30 डिग्री का एंगल आएगा। भाई ये बात आपने ध्यान रखनी है। स्टार्टिंग में हमने इसको ना 60 डिग्री मान लिया था ना, तो ये एंगल आपके पास कितना बनेगा 30 डिग्री का एंगल बनेगा। इस बात का आपने ध्यान देना है 30 डिग्री का, और ये वाला भी 30 डिग्री का। होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज एक फोर्स एफ एक्ट कर रहा है एक पार्टिकल पे जिसका मास m है। फोर्स टाइम ग्राफ से इसको इंडिकेट किया हुआ है। मोमेंटम के अंदर जो चेंज है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 0 से लेके 8 सेकंड में। अब सबसे पहले तो ना आपको ना ये ग्राफ पता होना चाहिए। कुछ इस तरीके का ना ग्राफ गिवन है यहाँ पे, फोर्स और टाइम के बीच का ग्राफ है वो। अभी हम यहाँ पे ना ग्राफ प्लॉट करते हैं। वाई एक्सिस के लोग फोर्स है, एक्स एक्सिस के लोग टाइम है। अब देखना जरा, कुछ इस तरीके का ग्राफ है। अब ग्राफ के अंदर ना जो डिफरेंट वैल्यूज हैं, ये है जैसे 6 न्यूटन, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपके पास आ जाएगा -3, और यहाँ पे जो वैल्यू है फोर्स की वो रहेगी +3। अगेन अगर आप टाइम की बात करें तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो रहेगा 2, ये वाला तो ओरिजिन है ही है, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो रहेगा 4, और फाइनली यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो रहेगा 8। हॉरिजॉन्टली टाइम का एक्सप्रेस किया हुआ है। अब आपको क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम जब आप फाइंड आउट करते हो आप इसको कैसे लिख सकते हो, F इंटू डी टी। तो ये बनेगा एरिया अंडर FT ग्राफ। फोर्स टाइम का जो ग्राफ प्लॉट किया हुआ है उसका आपको ना एरिया फाइंड आउट करना है। अब मान लीजिए जब आप एरिया फाइंड आउट करोगे, मान लीजिए ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये C है, ये D है, ये E है, F G और ये फाइनली पॉइंट है H। सॉरी, अब कौन कौन सा एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB प्लस, अब जो ना टाइम एक्सिस के ऊपर वाला एरिया वो पॉजिटिव में कंसीडर करना है, टाइम एक्सिस के ना डाउनवर्ड वाला एरिया नेगेटिव में कंसीडर करना है। तो ये बनेगा पॉजिटिव में, उसके बाद फर्दर नेगेटिव में जो एरिया है आपको ना, ये जो आपको ना रेक्टेंगल गिवन है BCDE, ये बनेगा BCDE, और फिर फाइनली प्लस में दोबारा फिर रेक्टेंगल आएगा EFGH। फाइनली आपके पास जो रेक्टेंगल आएगा वो प्लस में रेक्टेंगल EFGH। अब जब आप एक ना ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज करते हो
तो वो बनता हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अब ये बेस की लेंथ है 2 इंटू में हाइट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे, हाइट की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 6 माइनस में। अब ये एक रेक्टेंगल है BCDE, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी ना जो लेंथ है, लेंथ इसकी 2 है और ब्रेड्थ इसकी कितनी है 3 है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि ये बनेगा 2 इंटू 3 प्लस अगेन अब अपना EFGH, इसकी ना लेंथ कितनी है 4 और ब्रेड्थ कितनी है इसकी 3, तो ये बनेगा 4 मल्टीप्लाई विद 3 स्टिल इज इक्वल टू, फर्दर सोल्व कर तो ये बन जाएगा 6 माइनस में 6 और ये आ जाएगा आपके पास 12 स्टिल इज इक्वल टू, जो फाइनल आपके पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 12 न्यूटन सेकंड, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसके चेंज इन मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर फर्दर आपको कोई डाउट हो तो आप ना डिस्कस कर सकते हो। होप आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट वन इज, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 से ट्रेवल कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी आपको उसकी गिवन है। मान लीजिए ये m मास का ऑब्जेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी आपको इसकी दे रखी है v1 सिंपली। इट इज गिवन एन इंपल्स सच दैट इट्स वेलोसिटी बिकम v2, इसको ना इंपल्स प्रोवाइड करवाया गया जिसकी वजह से क्या हुआ, जो इसकी ना फाइनल वेलोसिटी है, जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या बन जाएगी, v2 बन जाएगी। इंपल्स इज इक्वल टू हेयर, अगर आप ना इंपल्स की बात करते हो, इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो किसके इक्वल होता है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के चेंज के इक्वल हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब है, जो उसका ना फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम में से आप ना इनिशियल मोमेंटम सब्ट्रैक्ट कर दोगे, फाइनल मोमेंटम क्या बन जाएगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, माइनस में इनिशियल मोमेंटम बन जाएगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी v1 स्टिल इज इक्वल टू, m को कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा v2 और माइनस में v1। तो ये आपको वैल्यू किसकी प्रोवाइड करेगा, इंपल्स की वैल्यू प्रोवाइड करेगा m v2 माइनस v1, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड वन। इंपल्स किसके इक्वल होता है, सिंपली चेंज इन मोमेंटम के, क्योंकि फोर्स को जब आप ना टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तब आपको इंपल्स की वैल्यू मिलती है, और न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो जब आप ना गिवन टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो मोमेंटम के चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट वन इज, एक बॉल है, उसको ना एक हाइट से ड्रॉप कर दिया, 10 मीटर की हाइट से ग्राउंड पे टकराई और रिबाउंड हुई, सेम हाइट उसने दोबारा एक्वायर कर ली, मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल इज नियरली। सिंपली यहां पे भी जो इंपल्स इम्पार्ट होगा, देखना जरा, एक बॉल को ना डाउनवर्ड थ्रो किया, कितनी हाइट से, 10 मीटर की हाइट से इसको ना थ्रो कर दिया ऐसे ही, फिर ये ग्राउंड पे जाके हिट की, दोबारा फिर ये बाउंस बैक हो गई यहां से, और बाउंस बैक हो गए दोबारा, फिर इसने ना कितनी हाइट अचीव कर ली, 10 मीटर की ही हाइट इसने अचीव कर ली फाइनली। है ना, काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल इज नियरली, अगर आप यहाँ पे ना इंपल्स की बात करते हो, इंपल्स के ना मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो यहाँ पे, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जो इंपल्स होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल। इंपल्स का आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो सिंपली फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम, इसका मैग्नीट्यूड ऐसा ही तो लिखोगे, या आप ऐसा लिख सकते हो, जो मोमेंटम के अंदर चेंज आया इसका मैग्नीट्यूड। अब इसके मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, फाइनल मोमेंटम की जब आप बात करते हो ना, अब आप देखिए जरा ध्यान से, इसकी जो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी ना 0 थी, इसने मोमेंटम कब गेन किया, जब ये ग्राउंड पे हिट किया। मान लीजिए यहां पे इसका ना वेलोसिटी वेक्टर v1 है, उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ट्वाइस ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू में हाइट। फर्दर जब आप इसको सोल्व करते हो ना, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को 10 कंसीडर करना है, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्सेलेरेशन की वैल्यू 10 और हाइट की वैल्यू भी आपको ना 10 गिवन है। अब इसके ना रिवर्स केस है,
यहां पे अगर आप देखोगे जरा ध्यान से, मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल इज नियरली, इंपल्स कितना इसको इम्पार्ट किया सॉरी, ग्राउंड पे हिट करने के बाद जब ये ना अपवर्ड वेलोसिटी गेन करेगा, मान लीजिए यहां पे जो वेलोसिटी एक्वायर कर ली वो बन जाएगा v2, और फाइनली इस पॉइंट पे मान लीजिए vf वेलोसिटी है, तो ये तो फाइनली जीरो ही बन जाएगी। तो यहां पे ग्राउंड पे टकराने से जस्ट पहले और ग्राउंड पे टकराने के बाद ही उसका ना मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, दोनों केस में उसके पास क्या होती है सिंपली, और सेम हाइट उसको एक्वायर करवाने के लिए उतनी ही वेलोसिटी होनी चाहिए जितनी वेलोसिटी से ये हिट किया। ऐसा क्यों है? अब जब 10 मीटर की हाइट से इसको थ्रो करोगे, ये ग्राउंड पे किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से हिट करेगा, वो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? वो वेलोसिटी सिंपल होनी चाहिए 10√2। अब अगर एक ऑब्जेक्ट ना ग्राउंड से, आप ये मान के चलो ग्राउंड से हिट करके ना वापस उसने 10 मीटर की हाइट अचीव कर लिया है, तो वो हाइट गेन करने के लिए उसको ना कितना वेलोसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी? एग्जैक्टली उतना ही जितनी वेलोसिटी से साथ वो ग्राउंड पे हिट किया। इस बात का आपको पता होना चाहिए। और अभी फिलहाल यहां पे v2 लिख देते हैं हम। सो ओवरऑल अगर आप ना इसको ना नेगेटिव डायरेक्शन मान लो और इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लीजिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इम्पार्टेड, मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स क्या हो जाएगा? सिंपली चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। अब देखो जरा ध्यान से, मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चलते हो आप, मान लीजिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव डाउनवर्ड और अपवर्ड वाली को आपने ना नेगेटिव मान लिया, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस में m v2 और माइनस में ये बन जाएगा m v1। कुछ इसी तरीके से लिखोगे। आप डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान सकते हो, अपवर्ड को नेगेटिव, सॉरी इसका रिवर्स केस भी आप कंसीडर कर सकते हो। स्टिल इज इक्वल टू, अगर आप इसको ना यहां पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करो कि माइनस एम को अपना कॉमन ले लो, तो ये आपके पास बन जाएगा सॉरी, सो ओवरऑल आपके पास क्या आ जाएगा? m मल्टीप्लाई विद v2 प्लस v1। कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको ना नेगेटिव भी कंसीडर करते हो, डाउनवर्ड को पॉजिटिव, यहां पे प्लस आ जाएगा और वहां पे माइनस आ जाएगा, रहेंगे ये दोनों एडिशन में ही। मास कितना है? 0.15 किलोग्राम, यानी कि अगर आप ना यहाँ पे ना मास की वैल्यू पुट करते हो तो ये बन जाएगा 15 मल्टीप्लाई विद 100 इज मल्टीप्लाई विद v2 प्लस v1, v2 प्लस v1, v1 और v2 का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ v1, और वो वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 10√2 स्टिल इज इक्वल टू। अब यहां से जब आप इसको ओवरऑल सोल्व करते हो ना, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 30, और 30 से फिर 0 भी कैंसिल हो जाएगी। सो ओवरऑल आपके पास ये आ जाएगा 3 टाइम्स √2, और ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब आप जब इसको ना फर्दर मल्टीप्लाई करते हो, 3 को आप ना √2 से मल्टीप्लाई करना जरा, √2 का मतलब होता है 1.41, डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना, 1.4 कंसीडर कर लो, इज इक्वल टू, तो ये 4.2 आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। 4.2 है ऑप्शन में, हाँ जी ये रहा 4.2, थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड वन। होप आपको ये समझ में आया होगा कंसेप्ट। नेक्स्ट वन इज, एक बुलेट है उसको एक गन से फायर कर दिया, बुलेट पे जो फोर्स लग रहा है वो ना टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, कुछ इस तरीके से। जो ये टाइम डिपेंडेंट फोर्स गिवन है ना, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 600 माइनस में 2 इंटू 10⁵ और यहां पे लिख दोगे टाइम, इतने न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, टाइम डिपेंडेंट फोर्स है। फोर्स ऑन द बुलेट इज रिड्यूसेस टू 0 एज सुन एज इट लीव द बैरल, जैसे ही वो ना बैरल से निकलती है उसमें ना इंस्टेंटली फोर्स की वैल्यू 0 बन जाएगी। क्यों? जैसे ही वो उसको ना फायर किया जाएगा उस टाइम उस पर ना मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगा। यही तो इंपल्स की डेफिनेशन होती है।
इम्पल्स बेसिकली चेंज इन मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में, जिस इंटरवल ऑफ टाइम में एक ऑब्जेक्ट पे ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम फोर्स एक्ट कर सकता है एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे मान लीजिए कि ना बैट्समैन जब एक बॉल को हिट करता है अपने बैट के साथ, तो बॉल और बैट का जो पॉइंट जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है वो ना मिली सेकेंड के ऑर्डर का होता है और कितना लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट करता है आप इमेजिन कर सकते हो। द एवरेज इंपल्स इम्पार्टेड, अब देखना जरा जो एवरेज इंपल्स इम्पार्ट है, एवरेज इंपल्स को आप ना कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब जो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज इंपल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एवरेज इंपल्स जैसे मैंने आपको बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, और न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसको रिप्रेजेंट करता है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो बन जाएगा एफ इंटू डी टी के। सो मान लीजिए ये डेल्टा आई से इंपल्स को रिप्रेजेंट करते हो, सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, एफ इंटू डी टी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और टाइम की वैल्यू आपको कितनी कंसीडर करनी पड़ेगी इस बात का आपने ध्यान रखना है। मान लीजिए जीरो से स्मॉल टी तक आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। अब टाइम फाइंड आउट करने के लिए ना फोर्स की वैल्यू को आप जीरो पुट कर लो, तो ये आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी, जीरो से जब आप ना फोर्स की वैल्यू को जीरो पुट करोगे, क्यों, इन्होंने बोला कि जब बुलेट ना बैरल से निकल जाती है तो इंस्टेंटली फोर्स की वैल्यू जीरो बन जाएगी। तो फोर्स की वैल्यू जीरो कितने टाइम में बनती है, जब आप इसको जीरो पुट करते हो आपको ये वैल्यू मिलती है यहां से, अगर आप ध्यान से देखो जरा 300 टाइम की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 300, यानी कि 3 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻³ सेकेंड, ये वैल्यू आएगी आपके पास। अब फोर्स की वैल्यू पुट कर दीजिए 600 माइनस में 2 इंटू 10⁻⁵, और यहां पे ना टाइम कोऑर्डिनेट भी आएगा इसके साथ में, और आपको इसको ना टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है एवरेज इंपल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। होप आपको ये सारा मेथड समझ में आया होगा। ये टाइम की वैल्यू हमने कहां से फाइंड आउट किया, फोर्स की वैल्यू को जीरो पुट करने के बाद। इसका मतलब जब आप इसको दोबारा इंटीग्रेट करोगे क्या वैल्यू मिलती है आपको, ये बन जाएगा 600 मल्टीप्लाई विद टाइम, और टाइम की लिमिट आपने यहाँ पे जो यूज करनी है वो क्या रहेगा, जीरो से लेके 3 इंटू 10⁻⁻³ माइनस में, यहां पे जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा t² डिवाइडेड बाई 2, 2 उसको कैंसिल कर देगा जो पहले लिखा हुआ है, और दोबारा फिर टाइम की वैल्यू जीरो से लेके 3 इंटू 10⁻⁻3, सॉरी -3 आएगा यहाँ पे ना, -3 का, इसका आपने ध्यान रखना है। स्टिल इज इक्वल टू, तो जब आप अपर लिमिट पुट करते हो इसमें तो ये वैल्यू आपके पास आती है 3 इंटू 10⁻⁻³ माइनस में 0 माइनस में, अब ये बन जाएगा 10⁵। अब इस न्यूमिरेटर का स्क्वायर कर दोगे तो ये बन जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻, माइनस में ये बन जाएगा 6 माइनस में लोअर लिमिट, स्टिल इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए सॉरी, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो सबसे पहले 1800 बनता है, यानी कि 1.8 बन जाएगा सिंपली, माइनस में यहां पे देखना जरा ये बन जाएगा 0.9 इज इक्वल टू 0.9 न्यूटन सेकंड इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट देन यू कैन डिस्कस। नेक्स्ट वन इज फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है ये सारे के सारे, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप समझ पाओगे अच्छे से। एक क्रिकेटर कैचेज अ बॉल ऑफ मास मूविंग विद स्पीड, देन ही एक्सपीरियंस फोर्स, कितना फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा यहाँ पे, जितना
मोमेंटम के अंदर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा जितना मोमेंटम के अंदर चेंज हो जाएगा। जितना वेलोसिटी के अंदर चेंज हो जाएगा। बस वैल्यू पुट कर दो यहां पे, स्टिल इज इक्वल टू मास कितना है 150 ग्राम, तो ये बन जाएगा 10⁻³ किलोग्राम। वेलोसिटी मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, तो ये बन जाएगा यहां पे 20 डिवाइडेड बाय, और टाइम कितना है 0.1, स्टिल इज इक्वल टू। फर्दर जब आप इसको सोल्व करोगे आपको क्या वैल्यू मिलती है, ये तो मिल जाता आपको ना 200, क्योंकि ये फोर्स है तो न्यूटन में इसका आंसर आना चाहिए। स्टिल इज इक्वल टू 150 का डबल करोगे 300, 300 को, तो ये ओवरऑल ना 30 न्यूटन आंसर आ रहा है, जहां तक 30 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। बस ये सिंपल न्यूटन सेकंड लॉ पे बेस्ड हमने लगाया और फोर्स को अपने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की फॉर्म में एक्सप्रेस किया। नेक्स्ट वन इज, एक फोर्स है, एक बॉडी जो रेस्ट पे उस पे एक्ट कर रहा है, 1 किलोग्राम की बॉडी है। द बॉडी अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। उस फोर्स के लगने से उस बॉडी ने क्या कर दिया, जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी का मास कितना है 1 किलोग्राम। इनिशियली ये बॉडी रेस्ट पे है, इस बॉडी पे ये ना फोर्स एक्ट किया, कितने न्यूटन का फोर्स एक्ट किया, 6 न्यूटन का ना फोर्स एक्ट किया। इस फोर्स जब ये एक्ट किया, इस फोर्स के इफेक्टिव की वजह से इस बॉडी ने जो फाइनल वेलोसिटी एक्वायर कर ली v, वो कितनी है 30 मीटर पर सेकंड है। टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, कितने टाइम के लिए वो ना फोर्स बॉडी पे एक्ट किया, ये वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। सिंपल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख दो यहां पे, हेयर फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आप ऐसा लिख सकते हो, स्टिल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की जब आप बात करते हो ना, तो ये बन जाता है m v2 माइनस में m v1 डिवाइडेड बाय dt को आप लिख सकते हो t2 माइनस में t1, स्टिल इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगा बॉडी का मास तो वही है 1 किलोग्राम, फाइनल वेलोसिटी उसने गेन कर लिया 30 मीटर पर सेकंड, माइनस में कितने टाइम के लिए ये एक्ट कर दिया। आप इसको ना यहां पे ना जैसे डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेल्टा टी लिख दो आप यहां पे। फाइनल वेलोसिटी माइनस में मास, मास की वैल्यू 1 है, इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हो वो वैल्यू 0 है आपके पास। इसका मतलब क्या हुआ, कितने टाइम के लिए ये फोर्स एक्ट किया, तो ये बन जाएगा आपके पास 30 डिवाइडेड बाय फोर्स, फोर्स की वैल्यू कितनी है 6 न्यूटन का फोर्स है, तो ये एक्ट किया उस पर 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। सिंपल न्यूटन सेकंड लॉ का हमने यहां पे यूज किया हुआ है। नेक्स्ट वन इज, एक 10 न्यूटन का फोर्स है एक बॉडी पे, उसमें कितनी एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस कर दी है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस कर दी। मास ऑफ द बॉडी इज हेयर, एज फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी या मास और एक्सेलेरेशन का प्रोडक्ट लिख सकते हो। ये फॉर्मूला बेसिकली कहां से आया है, जो सेकंड लॉ में हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखा हुआ है ना, उसको जब आप ना मास, क्योंकि मास एक कांस्टेंट वैल्यू, उसको बाहर निकाल लोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या बन जाएगी, एक्सेलेरेशन को रिप्रेजेंट करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 6 न्यूटन इज इक्वल टू, अब मास की वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है, एक्सेलेरेशन कितनी प्रोड्यूस हुई है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब मास की वैल्यू बन जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू अच्छा 10 न्यूटन का फोर्स है ना, यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स है, इसका आपने ध्यान रखना है। कितने न्यूटन का फोर्स है 10 न्यूटन का, तो ये बन जाएगा 10 बाय 1 इज इक्वल टू 10 किलोग्राम।
10 किलोग्राम क्या रहेगा, बॉडी का मास रहेगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये सिंपली ये जो फॉर्मूला आया ये भी ना न्यूटन सेकंड लॉ का ही कंक्लूजन है। नेक्स्ट वन इज, अब यहां पे ना फोर्स को एक ना वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, उससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको जस्ट इस फोर्स का ना मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी सेम दे रखी है, बॉडी के ना मास की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हेयर जो फोर्स है वो आपको ना वेक्टर फॉर्म में गिवन है, वो वैल्यू कितनी बन जाएगी, 6i माइनस में 8j, और ये बन जाएगा प्लस में 10k। यहां पे आप सिंपल ना फोर्स का मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। एक वेक्टर के ना मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अंडर रूट के अंदर उसका जो एक्स कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस फर्दर उसका जो वाई कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस फिर उसका जो जेड कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, स्टिल इज इक्वल टू, ये आपके पास बन जाएगा 36, ये बन जाएगा आपके पास 64, और ये बन जाएगा आपके पास 100, स्टिल इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके जो आंसर मिलता है ये अंडर रूट के अंदर 200 न्यूटन आंसर मिलता है। फर्दर इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो। ऑल्सो एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलेरेशन गिवन है। तो मास की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स के मैग्नीट्यूड को एक्सेलेरेशन की वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, m इज इक्वल टू, फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट कर लिया, अंडर रूट के अंदर 200 न्यूटन डिवाइडेड बाय एक्सेलेरेशन की वैल्यू 1 है। इसका मतलब मास की वैल्यू 200 को आप एक्सपेंड करो, ट्वाइस ऑफ 100, 100 को 50 लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ 50 स्टिल, और ये बन जाएगा 25, 50, 100, 200। इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट के अंदर स्टिल इज इक्वल टू, एक अंडर रूट 2 तो पेंडिंग रह जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 5 2 10 होता है, 10 अंडर रूट 2 ऑप्शन में है किलोग्राम के अंदर। दिस इज द रिक्वायर्ड मास 10 अंडर रूट 2, है ना काफी इंटरेस्टिंग। पहले हमने ऐसे केस डिस्कस किए जिसमें फोर्स के मैग्नीट्यूड आपको गिवन था, इस केस में ना फोर्स वेक्टर सेंस में एक्सप्रेस किया हुआ था, क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। अगर आपको एक वेक्टर गिवन है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते ही हो। तो हमने यहाँ पे ना फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया, और वही जो न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, या आप F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला यूज करते हुए हमने ना एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपको गिवन थी, मास की वैल्यू हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलेरेशन से। ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ नीट एग्जाम में, इसका आपने ध्यान रखना है। 96 में आया हुआ और 2009 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको गिवन है 3 किलोग्राम। ओके, एक ऑब्जेक्ट है 3 किलोग्राम का, वो इनिशियली रेस्ट पे है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी कंसीडर करनी पड़ेगी, 0। एक फोर्स एक्ट किया उस पे, और ये जो फोर्स है सिंपली ये ना टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, ये बनेगा 6t स्क्वायर आई, और इसको वेक्टर फॉर्म में वैसे लिखा हुआ है, और ये बन जाएगा 4t, और ये बन जाएगा j इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड। जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो आपको फाइंड आउट करनी है 3rd सेकंड पे, 3 सेकंड बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। अब देखना जरा ध्यान से, जो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का ना क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, तो ये बन जाएगा एक्सेलेरेशन इनटू में टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ना टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, तो यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, dv इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास a इंटू डी टी, एज एक्सेलेरेशन एंड फोर्स आर टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट वैल्यू आपको गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ, जो फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन dv करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेलेरेशन का मतलब होता है जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है उसको मास से डिवाइड कर दो, और ये बन जाएगा dt 3 सेकंड बाद, तो ये बन जाएगा 0 से 3, स्टिल इज इक्वल टू जो फाइनल वेलोसिटी है। अब आपने सबसे पहले ना फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, आप ना फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कीजिए सबसे पहले। यहां पे
एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो और उसमें वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो कितना बन जाएगा? ये आपके पास बन जाता है 36 t⁴ प्लस 16 t²। अब ये वैल्यू आपको ना कितने सेकंड पे इवेल्युएट करनी है? 3 सेकंड पे इवेल्युएट करनी है। इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। तो ये बन जाएगा 0 से 3। अब ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है ना, ये आपको ना कितने सेकंड पे इवेल्युएट करना है। और फाइनली मास, मास तो आपको ऑलरेडी गिवन है, वो उसकी वैल्यू तो 3 है, और ये बन जाएगा यहाँ पे dt। अब जो फोर्स है ना, फोर्स की वैल्यू हम ऐसा करते हैं, हाँ ये कर दीजिए फिर 36 को मल्टीप्लाई कर दो t⁴ से, कितने टाइम पे? 3 सेकंड पे। 3⁴ करोगे वो आपको आंसर प्रोवाइड करेगा 81, प्लस 16 को t² से कर दो, t² का मतलब ये बन जाएगा 9। फर्दर जब आप इसको सोल्व करोगे, यानी कि फाइनली जो वेलोसिटी आप फाइंड आउट करोगे यहां से ना, अभी तक तो हम खैर ठीक लिखते आए हैं इसको। सिंपली जब लिमिट पुट करोगे आप इसकी ना, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल ये वेलोसिटी बच जाएगी। एक मिनट रुकना, ये तो ना आपके पास फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आई है, देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट t = 3 सेकंड। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलेरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। एक्सेलेरेशन होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास। आपको ना ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 1 मिनट, ऐसे तो नहीं आएगा खैर। ये कीजिए फिर वैल्यू पुट। फोर्स का ना मैग्नीट्यूड लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे ना सिंपल आप फोर्स ही लिख दो, जो फोर्स है सिंपली। इंटीग्रेशन dv, और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन a dt, यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाय मास। बस आप ऐसा करो ना, फोर्स को आप ना वेक्टर फॉर्म में अगर आप एक्सप्रेस करते हो, अच्छा मैग्नीट्यूड तो उसका निकालना पड़ेगा आपको। जैसे क्या लिखा था इसको, एक्सेलेरेशन dt, और एक्सेलेरेशन को क्या लिख दोगे? फोर्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मास, और ये बन जाएगा dt। फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ही लिया है। लेकिन जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। फोर्स का ना मैग्नीट्यूड मत फाइंड आउट करो फिर, फोर्स को आप ना इंटीग्रेट करो यहाँ पे सिंपल। ये बन जाएगा वेक्टर फॉर्म में फोर्स डिवाइडेड बाय मास, और ये बन जाएगा dt। अब देखो जरा, इसका मतलब जब आप यहाँ पे ना फर्दर लिखोगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 3, फोर्स को आप ना मास से डिवाइड कर दो, प्लस 4tj। मास कितना ऑब्जेक्ट का? मास है 3 किलोग्राम, और ये बन जाएगा dt। ऐसे करना वेक्टर फॉर्म में, आंसर आपका वेक्टर फॉर्म में आया हुआ ना, इस वजह से इज इक्वल टू। फर्दर जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो, 6 को 3 से डिवाइड कर दोगे 2 आ जाएगा, t² का इंटीग्रेशन t³ डिवाइडेड बाय 3, और साथ में लिमिट यूज करोगे 0 से 3, और यूनिट वेक्टर आई आएगा साथ में, प्लस ये बन जाएगा 4 t² डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे वैल्यू है 0 से 3, और ये बन जाएगा j। अब आप इसको अच्छे से सोल्व कर सकते हो। फर्दर जो वेलोसिटी की वैल्यू है 3 सेकंड पे, वेक्टर फॉर्म में वो वैल्यू आनी चाहिए, तो ये आपके पास बन जाएगा 2/3
3 का जब आप क्यूब करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है 27 यूनिट वेक्टर आई, प्लस में जब आप स्केयर करते हो तो आपको मिलता है 9 यूनिट वेक्टर जे, स्टिल इज इक्वल टू 9 और 9 टू ज़ा 18, 18 आई प्लस ये बन जाएगा आपके पास 6j, 18 आई प्लस 6j, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। वेक्टर फॉर्म में आंसर निकालना था ना, इस वजह से हमने मैग्नीट्यूड को कंसीडर नहीं किया, इस बात का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज, एक फोर्स है रॉकेट पे एक्ट कर रहा है, रॉकेट की फॉरवर्ड वेलोसिटी दे रखी है आपको और ये उस पर फोर्स दे रखा है जो फोर्स अप थ्रस्ट की फॉर्म में एक्ट करता है। ये इनिशियल वेलोसिटी एक तरीके से u की वैल्यू वो बन जाएगी 300 मीटर पर सेकंड। इस पे जो फोर्स एक्ट किया उसकी वैल्यू कितनी है 210 न्यूटन है। देन रेट ऑफ कंबशन ऑफ द फ्यूल इज, रेट ऑफ कंबशन का फॉर्मूला होता है, सॉरी मतलब होता है डीएम डिवाइडेड बाय डीटी, यानी कि पर सेकंड ना कितनी मास का कंजप्शन हो रहा है फ्यूल का। मास का कंजप्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ना फ्यूल का कंजप्शन होएगा जो मोमेंटम है उसका रॉकेट का वो बढ़ता चला जाएगा, यानी कि वो एक्सेलरेट होता चला जाएगा। एज जो अपथ्रस्ट है ना, जो अपथ्रस्ट का फोर्स है, अब उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी डीएम डिवाइडेड बाय डीटी, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। इसका मतलब अगर आप ना डीएम डिवाइडेड बाय डीटी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलती है, फोर्स डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू आपको दे रखी है 210 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है आपको 300, स्टिल इज इक्वल टू। फर्दर जब आप इसको सोल्व करते हो तो ये कैंसिल हो जाएगा 7 और बाय 10, तो 0.7 है ऑप्शन में, 0.7 किलोग्राम पर सेकंड इज द रिक्वायर्ड आंसर। हमेशा ध्यान रखना रॉकेट प्रोपल्शन वाला जो टॉपिक है ना, अगर आपको ना फॉर्मूला उसका याद अच्छे से तो टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें, फॉर्मूले को आपने अच्छे से रिवाइज कर देना। सैंड इज बीइंग ड्रॉप ऑन ए कन्वेयर बेल्ट एट द रेट ऑफ m किलोग्राम पर सेकंड। कन्वेयर बेल्ट पे जो ना सैंड फॉल कर रहा है, सैंड का जो मास है पर यूनिट टाइम डीएम डिवाइडेड बाय डीटी, वो वैल्यू आपको कितनी गिवन है m किलोग्राम पर सेकंड है। इफ द फोर्स नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ v मीटर पर सेकंड इज, द फोर्स नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए जो आपको ना फोर्स की रिक्वायरमेंट है, वो फोर्स की रिक्वायरमेंट, वो फोर्स कितना हो जाएगा अगर आप उसको ना v मीटर पर सेकंड की स्पीड से रोटेट करना चाहते हैं। सिंपली जो फोर्स होता है एज फोर्स इज इक्वल टू u dm डिवाइडेड बाय dt। फोर्स और वेलोसिटी में ये रिलेशनशिप होता है जहां पे ना टाइम के साथ साथ ना मास का डीके होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मास कम होता जा रहा है, मास का लॉस होता जा रहा है टाइम के साथ साथ। इसका मतलब क्या हुआ, फर्दर आप इसको ना कैसे लिख सकते हो, द फोर्स नेसेसरी टू कीप, फोर्स की वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब जब आप ना फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, u इनिशियल वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि v, u की जगह हमने क्या यूज कर लिया v, हेयर u इज इक्वल टू v, एंड अगर आप उसकी ना फाइनल वेलोसिटी की बात करते हो वो भी v रहेगा। क्यों, v मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट स्पीड के साथ वो ट्रेवल करेगा, इट इज ड्यू टू कांस्टेंट स्पीड या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। तो द फोर्स नेसेसरी टू कीप, फोर्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, u की वैल्यू आपको v दे रखी है, dm डिवाइडेड बाय dt, dm बाय dt की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, कैपिटल M दे रखी है, v इंटू कैपिटल M और साथ में आप लिख दोगे न्यूटन, vm या mv न्यूटन, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड वन। फाइनल वेलोसिटी भी v है, इसको ना स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर लीजिए, स्मॉल v से। होप आपको ये समझ में आएगा, इतने अमाउंट का फोर्स एक्ट करेगा जब जहां पे ना मास टाइम डिपेंडेंट हो जाता है, यानी कि रॉकेट प्रोपल्शन के केस में ना टाइम के हिसाब से उसका मास डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा,
क्योंकि उसका ना जो एक फ्यूल का कंजप्शन हो जाएगा वो कंटेनर एम्प्टी हो जाएगा, उसको रिमूव कर दिया जाएगा ड्यूरिंग द फ्लाइट। नेक्स्ट वन इज इन ए रॉकेट फ्यूल बर्न एट द रेट ऑफ 1 किलोग्राम पर सेकंड। यानी कि इस बार आपको ना रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मास है, यानी कि डीएम डिवाइडेड बाई डी टी की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे, इस बार 1 गिवन है, 1 किलोग्राम पर सेकंड। दिस फ्यूल इज इजेक्टेड फ्रॉम द रॉकेट विद ए वेलोसिटी ऑफ 60 किलोग्राम। अब जो फ्यूल की वेलोसिटी है उतना ही फॉरवर्ड मोमेंटम या उतनी ही फॉरवर्ड वेलोसिटी वो रॉकेट को प्रोवाइड करता है, उसको आपने व्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। दिस एक्सर्टेड फोर्स ऑन द रॉकेट इज इक्वल टू, तो जो फोर्स है रॉकेट पे वो फोर्स क्या कहलाता है, बेसिकली अपथ्रस्ट कहलाता है। द फोर्स exerted on the rocket by the ejected fuel is called upthrust। so जो वो अपथ्रस्ट का फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या एग्जिस्ट करता है, U इंटू डीएम डिवाइडेड बाई डी टी, ये उसका फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, इज इक्वल टू। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 60 और ये आपको दे रखी है किलोमीटर पर सेकंड में दे रखी है, किलोमीटर पर सेकंड में दे रखी है। तो आप इसको ना मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे तो ये इसके साथ आ जाएगा 10⁻³ मल्टीप्लाई विद डीएम बाई डी टी की वैल्यू 1 किलोग्राम पर सेकंड। तो ओवरऑल जो आंसर आएगा आपके पास वो आ जाएगा 60,000 न्यूटन। आंसर आ जाएगा 60,000 न्यूटन इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। जितने भी रॉकेट प्रोपल्शन वाले क्वेश्चन है उसमें हमसे यही पूछ रखा है, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला पूछ रखा है, अपथ्रस्ट की वैल्यू देके डीएम बाई डी टी पूछ रखा है, या फिर अपथ्रस्ट और डीएम बाई डी टी की वैल्यू देके इनिशियल वेलोसिटी पूछ रखी है। नेक्स्ट वन इज एक सैटेलाइट है इन ए फोर्स फ्री स्पेस स्वेप्ट स्टेशनरी इंटरप्लेनेटरी डस्ट एट ए रेट ऑफ। स्टेशनरी इंटरप्लेनेटरी डस्ट का क्या मतलब है, यानी कि सैटेलाइट ना डस्ट को इजेक्ट कर रहा है और उसका जो इजेक्शन का रेट है डीएम डिवाइडेड बाई डी टी है, वो वैल्यू आपको गिवन है। और नेगेटिव सेंस में नेगेटिव सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये ना डस्ट ना सैटेलाइट के अंदर से जा रही है, इस वजह से डीएम बाई डी टी अल्फा वी, वेयर एम इज मास एंड वी इज द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट एंड ए इज कॉन्स्टेंट। जो अल्फा क्या है वो है कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन ऑफ द सैटेलाइट इज, सैटेलाइट की आपको ना एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सैटेलाइट किस एक्सेलेरेशन के साथ मूव कर रहा है। हेयर अगर आप बात करते हो फोर्स को आप लिखते हो डीपी डिवाइडेड बाई डी टी, अगर आप उसको लिख दोगे स्टिल इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम को लिख दोगे मास इंटू वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, जो फोर्स की वैल्यू आपके पास वो कितनी आ जाएगी, v इंटू डी एम डिवाइडेड बाई डी टी। अब डीएम बाई डी टी की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी गिवन है, तो ये बन जाएगा अल्फा वी स्केयर, v यहां पे प्रेजेंट है और डीएम बाई डी टी में भी अल्फा इंटू वी प्रेजेंट है। अगेन फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, मास इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ द रॉकेट इज इक्वल टू अल्फा वी स्केयर। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे ना जो मास है, मास का फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा कैपिटल एम यूज करना पड़ेगा, इस बात का आपने ध्यान रखना। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, अल्फा वी स्केयर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द एक्सेलेरेशन। कितनी वैल्यू आएगी एक्सेलेरेशन की, अल्फा वी स्केयर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, अल्फा वी स्केयर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, अल्फा वी स्केयर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एक्सेलेरेशन बेसिकली जिस डायरेक्शन में फ्लूइड वो इजेक्ट कर रहा है उसके ऑपोजिट वो क्या कर रहा है, रन कर रहा है। या हम ये कहें कि वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है और वो जो मास को इजेक्ट कर रहा है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है, इस वजह से ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आया है। नेगेटिव साइन आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज
आप इसमें मत कंफ्यूज हो जाना अपना, यहां से ये वो डायरेक्ट फॉर्मूला u dm बाई dt ये वही फॉर्मूला है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उसकी ना वही है। इस बार ना आपको ना रॉकेट का मास गिवन है यहां पे, मास ऑफ द रॉकेट कितना गिवन आपको, 600 किलोग्राम है। वर्टिकल फायरिंग है। इफ द एग्जॉस्ट स्पीड इज, एग्जॉस्ट स्पीड यानी कि u की वैल्यू आपको दे दिया है, वो कितनी है 10⁻³ मीटर पर सेकंड। मास ऑफ द गैस इजेक्टेड पर सेकंड टू द सप्लाई, द थ्रस्ट नीडेड टू ओवरकम द वेट ऑफ द रॉकेट इज, द मास ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकंड टू सप्लाई द थ्रस्ट नीडेड टू ओवरकम द वेट ऑफ द रॉकेट। मास ऑफ द गैस इजेक्टेड पर सेकंड यानी कि dm डिवाइडेड बाई dt की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है सिंपली यहां पे। स्पीड की वैल्यू आपको गिवन है, द मास ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकंड टू सप्लाई द थ्रस्ट नीडेड टू ओवरकम द वेट ऑफ द रॉकेट। हेयर जो फोर्स है ना, फोर्स का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है u dm डिवाइडेड बाई dt। इसका मतलब अब उसको ना कितना फोर्स, कितना फॉरवर्ड फोर्स प्रोवाइड करना जो क्या करे रॉकेट के वेट को बैलेंस कर ले। यानी कि यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा सिंपली, कैपिटल M इंटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू u, और ये बन जाएगा dm डिवाइडेड बाई dt एज अब थ्रस्ट मस्ट बैलेंस द वेट ऑफ रॉकेट। रॉकेट के वेट को जब वो बैलेंस कर ले, इसका मतलब क्या हुआ, द मास ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकंड। यानी कि यहां से आपको ना सिंपली dm डिवाइडेड बाई dt की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, ये बन जाएगा m एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। रॉकेट का मास कितना गिवन आपको इस बार, रॉकेट का मास आपको कितना गिवन है 600 kg। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को कितना कंसीडर करना है, अगर नहीं गिवन है तो 9.8 ही कंसीडर करेंगे ओवरऑल। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है आपको दे रखी है 10⁻3। इसका मतलब है dm बाई dt की वैल्यू जो आपके पास आएगी सोल्व करके ना, तो आपके पास ये ओवरऑल जब आप देखोगे इसको सोल्व करने के लिए, ये आपके पास वैल्यू आती है 9.8 मल्टीप्लाई विद 6, और आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। फर्दर जब आप इसको ना सोल्व करते हो, और बाय में 10 भी है तो 5.8 अराउंड 5.8। अच्छा डिवाइड में ना 100 आना चाहिए वैसे देखा जाए तो 5.88, तो ये किसके अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली ना 6 किलोग्राम। एक बार मैं इसका ना आंसर क्रॉस चेक कर लेता हूं, आंसर इसका ना कितना गिवन है। इसका ना जो आंसर है वो इसका आंसर है 6 किलोग्राम पर सेकंड। हाँ जी, तो 5.88 इसको अपना अप्रोक्सीमेटली 6 किलोग्राम पर सेकंड आप इसको कंसीडर कर सकते हो। और अगर हम यहाँ पे ना, अगर यहाँ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आपने 10 कंसीडर करोगे, मैंने तो यहाँ पे 9.8 है क्योंकि यहाँ पे ना मेंशन नहीं है, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे मेंशन नहीं है स्टेटमेंट में। अगर यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आपको करना हो ना, तो इसके नेबरहुड में आंसर कौन सा बेस्ट है, वो 6 है। अदरवाइज आप ग्रेविटी की वैल्यू को अगर 10 यूज करते हो, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है स्टेटमेंट में, तो आपका आंसर वैसे भी 10 ही आ जाएगा। सो होप आपको ये समझ में आया होगा। सो फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने इनको ना जैसे कैटेगरी वाइज बना रखा है। जैसे पहले हमने इम्पल्स के क्वेश्चन किए, उससे पहले हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन किए, उसके बाद इम्पल्स के बाद हमने कौन से क्वेश्चन किए थे, जैसे फोर्स, एक्सेलेरेशन और मास के बेस पे, और फाइनली हमने रॉकेट वाले क्वेश्चन किए डिफरेंट पैरामीटर के जो गिवन था। रॉकेट का मास आपको गिवन है, यानी कि कैपिटल M की वैल्यू आपको गिवन है, वो कितनी है 5000 किलोग्राम। इज सेट फॉर वर्टिकली फायरिंग, द एग्जॉस्ट स्पीड इज दिस, यानी कि U की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है
800 मीटर पर सेकंड टू गिव एन इनिशियल अपवर्ड एक्सेलेरेशन ऑफ, इस बार आपको ना एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी गिवन है। एक्सेलेरेशन कितनी है, वो वैल्यू आपको गिवन है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकंड टू सप्लाई टू नीडेड थ्रस्ट विल बी, वही आपको ना dm डिवाइडेड बाई dt की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस बार देखना जरा, जैसे हम लिखते हैं ना एज, जो फोर्स है, फोर्स को आप कैसे लिख सकते हो, u dm डिवाइडेड बाई dt। अब यहां पे फोर्स, फोर्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड है, एक तो ना रॉकेट का ना वेट बैलेंस करना होता है, और फर्दर इन्होंने बोल रखा है कि इसको ना फॉरवर्ड एक्सेलेरेशन भी चाहिए, इस चीज का आपने बड़ा ध्यान रखना है। तो ये बन जाएगा dm डिवाइडेड बाई dt, और आपको dm बाई dt की वैल्यू ही यहाँ पे ना फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब है dm बाई dt की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे आपको क्या वैल्यू मिलती है, m की वैल्यू का अपना कॉमन ले लोगे, ये बन जाएगा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस एक्सेलेरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। उसके बाद फर्दर जब आप इसको सोल्व करते हो ना, इसका मतलब dm बाई dt को जब आप ना फर्दर सोल्व करते हो, मास की वैल्यू कितनी गिवन आपको। अच्छा मैं यहाँ ऐसा करता हूँ ना, यहाँ पे ये जो सिंबल है ना कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये होता है सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन प्लस ये बनेगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हमने अब लिख दिया, मास कितना गिवन आपको 5000, तो 5000 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 मल्टीप्लाई विद 10 रेज टू पावर 3। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इन्होंने मेंशन की हुई है 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इन्होंने 10 मेंशन की हुई है, फॉरवर्ड एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आपको दे रखी है 800, स्टिल इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर में तो ना आपके पास बन जाएगा 30 और 20 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 50 मल्टीप्लाई विद 30 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे डेनोमिनेटर में बनता आपके पास 8। फर्दर जब आप इसको फाइंड आउट करते हो तो आपको कितना आंसर मिलता है इसका, ये न्यूमरेटर में बन जाएगा 1500 बटे में 8। फर्दर यहां पे मैं इसका आंसर लिखता हूं फाइनली 1500 डिवाइडेड बाय 8, और ये आंसर आएगा किलोग्राम पर सेकंड में। देखते हैं कितना, ये जाएगा पहले 8 वंसा पे, और यहां पे बचेगा 70, फिर जाएगा ये 8 पे, फिर बचेगा 60, फिर जाएगा ये 60 पे, और फाइनली जाएगा ये 4 पे, वही आ जाएगा किलोग्राम पर सेकंड। 187.5 है ऑप्शन में, हाँ जी ये रहा। अब देखना जरा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में ना, उसमें 185 है, सेकंड में 187 है। कई बार ना ह्यूमन एरर की वजह से हम ना 1 पे टिक मार्क कर देते हैं, हम कई बार पहले 2 डिजिट में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। सो फाइनली आज का जो हमारा ना सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। क्लास को मैक्सिमम शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यूटन थर्ड लॉ और मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड कंटेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।